ओके ओके ओके, इसी टाइम पे हो रही होती है। ओके ओके ओके, बट आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस सो यू कैन ऑलवेज मेक अप। Yes, I'll be posting videos so you can always make up. No, 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 no. Absar, these classes will be every day till the 9th of June. Apart from Eid holidays, ये occasional जैसे अब शब कदर की एक दो मैं ऑफ लूँगा, तो इस तरह करके ये एक थरो सेशन है टिल द एंड। चलें जी, अब काफ़ी बच्चे आ गए हैं, जितने मतलब कि आने थे। आज अटेंडेंस कम है लेकिन डजेंट मैटर। लेट्स स्टार्ट विद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी पास्ट पेपर्स आज। ये 2023 से मैं बैकवर्ड जाऊंगा। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेपर ऑफ 2023। दिस इज स्पेसिमन पेपर। जब ये सिलेबस चेंज हुआ था तो कैम्ब्रिज ने हमें एक स्पेसिमन पेपर भेजा था और इसी की बेस पे लास्ट ईयर और एक मार्च का पेपर था, उसकी बेस पे तैयारी करवाई थी ऑन द न्यू मार्क स्कीम एंड एवरीथिंग एंड न्यू सिलेबस। अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ जी सारी इसका डेटा। 30 years ago, पहले इसकी हेडिंग देखो, वियतनाम्स economic miracle। 30 years ago, Vietnam was one of the poorest countries in Southeast Asia. Since then, its real GDP has increased rapidly. A series of economic and political reforms has been responsible for the so called economic miracle। 30 साल पहले गरीब तरीन कंट्रीज में से था साउथ ईस्ट एशिया के। फिर कुछ उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ सियासी चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मिरेकल आया है वियतनाम में। अब द गुड थिंग विद स्पेसिमेन पेपर इज कि इसका सीआई रिटन आंसर्स, मतलब कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, आमतौर पे बच्चों के लिखे होते हैं और जब आप उसमें देखेंगे तो बहुत फ़र्क होता है क्वालिटी का। आप जैसे जैसे आंसर होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन ये सीआई के लिखे हुए हैं तो इसमें बहुत क्वालिटी आपको हाई मिलेगी। और इनको मैं आपको शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आपके एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप में इसके सॉल्यूशंस का बेटे बहुत अच्छा तैयार कर लो। इट विल बी अ लॉटरी इफ वन ऑफ दीज क्वेश्चंस रिपीट्स और आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, राइट। Vietnam has benefited from the increased protectionism in trade between China and United States. For example, Vietnam has increased production of goods that are substitutes to those made in China to such an extent that Vietnam is popularly referred to as China plus one in recognition of its similar comparative advantage to China। वियतनाम को एक फ़ायदा, ये इकोनॉमिक मिरेकल क्यों आया? चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर शुरू हो गई, उन्होंने आपस में टैरिफ कोटाज वगैरह लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वियतनाम जो कि बड़े क्लोज सब्सिट्यूट्स पर आ रहा था चाइना के, इसको चाइना प्लस वन का खिताब दिया गया था। तो उस कंपैरेटिव एडवांटेज का उसने फ़ायदा उठाया कि चाइना पे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो वियतनाम से चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ये उनको एक मेन फ़ायदा हुआ। Fun contextual fact. Part of the reason that they never developed economically was they had a reduction in authoritarianism. Okay. According to my daughter, इनके मुल्क में अथॉरिटेरियनिज्म कम किया गया था, यानी ज़रा मोर फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो उससे भी इकोनॉमिक मिरेकल आया था। Third paragraph G, rising export revenue is only one reason for Vietnam's spectacular economic growth with a rapidly growing population। पॉपुलेशन बढ़ना आपके लिए अच्छी चीज़ है, फ्यूचर के लिए आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा होती है, कंजम्पशन बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। वियतनाम हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इन द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड healthcare and physical capital यानी roads, buildings, machinery, ये सब कुछ in the form of infrastructure including cheap access to internet। ये उन्होंने कुछ काम किए other than exports, ये भी उनकी growth के वजह थी। A third reason for this success is how Vietnam has moved towards trade liberalization। Liberalization means आज़ादी, trade liberalization means कम से कम tariffs and quotas, कम से कम protection। This is shown through the free trade agreements with the US and its membership of free trade, बिल्कुल सही कह रहे हो, या कम प्रोटेक्शनिज्म यूं कर लें इसको। इस्लाम मदीद वेरी हैप्पी दैट यू बीइंग रेगुलर। उसके बाद जी हम चल रहे हैं आगे जी। उसके बाद वियतनाम ने क्या किया जी? ट्रेड लिबरलाइजेशन की। दिस इज शोन थ्रू द इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स with the US and its membership of organizations of countries that have agreed to a trade freely with each other such as ASEAN and TPP। ASEAN एशियन कुछ कंट्रीज ने बनाई हुई है और TPP इज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। एक और बच्चा आ रहा है, यस शहीर, हैंड रेज की आपने, बताएं, मे बी बाय मिस्टेक।
ये देखो, नो 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 वरीज नो, वैसे भी क्वेश्चन पूछा करो क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन पे होता हूँ, हैंड रेज में देख नहीं सकता। फर्स्ट बीटीएससी चाइल्ड, चले गुड। उसके बाद जी, बच्चों टाइम पे इस तरह देखो कितनी मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, और आप लोगों को भी फिर वो 45 मिनट्स का वादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ऑनर करना। प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। राइट जी, उसके बाद इन्होंने कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं फ्री ट्रेड के मुख्तलिफ कंट्री साथ, एशियन कंट्रीज के साथ। दीज इनिशिएटिव्स इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एंड अदर टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन, increasing the potential for Vietnam to trade with other countries. Nevertheless, there are possible dangers in this strategy. अब वो opposite side पे जा रहा है कि इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं आप ट्रेड के ऊपर, इसके खतरे क्या हैं? Vietnam economy is heavily dependent on its exports, which in 2017 was over 90% of the GDP. So X component आपके GDP के इंजेक्शंस का सबसे बड़ा हिस्सा था, 90% था। GDP is aggregate demand basically. This reliance puts Vietnam at risk from downturns in the global economy. अगर बाहर को रिसेशन वगैरह आता है या इसके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स में रिसेशन आता है तो इनको बहुत मसला होने वाला है, इनकी एक्सपोर्ट्स कम बिकेंगी। Even more worrying is the repeated threat from the US that it may put import tariffs on manufactured goods from Vietnam. यूएस ने अब वियतनाम को भी थ्रेट किया कि भाई हम आप पे भी टैरिफ लगाएंगे जैसे चाइना पे लगा रहे हैं। तो ये एक और खतरा है, तीन खतरे। टू मच डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स, जिसके रिजल्ट में वर्ल्ड में रिसेशन आया तो मसला आएगा, ट्रेडिंग पार्टनर्स डाउन हुए तो मसला आएगा, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे यूएस ने कहा है कि हम अब आपको टैरिफ लगाएंगे। एक टेबल 1.1 है जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रियल जीडीपी ग्रोथ का रिलेशनशिप दिखा रहा है। इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। एंड पे उसमें लिखा हुआ है डोंग इज वियतनाम्स करेंसी। डोंग इज द नेम फॉर करेंसी ऑफ वियतनाम। जी मलाइका मूमल, गुड यू गाइस आर ज्वाइनिंग, लेकिन प्लीज जरा टाइम पे ज्वाइन करो। मैंने बच्चों को वादा किया कि अब मैं छोटी क्लासेस करूंगा, सो जस्ट मेक श्योर यू कम ऑन टाइम गाइस। राइट, अब वापस चल रहे हैं, पूरा डाटा मैंने पढ़ लिया है। जी बच्चों, क्या लग रहा है कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैक्रो या माइक्रो, पहले तो ये बताएं। जी मैक्रो है, और मेनली किस टॉपिक को टारगेट किया जा रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ करेंसी के बारे में बात आ रही है, कुछ रिलाइंग टू प्रोटेक्शनिज्म, शाबाश। हाँ, इसका हल क्या होता है कि बिफोर यू इवन सी द क्वेश्चंस, जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट बी कमिंग। ठीक है, सो दैट इज द होल आइडिया फ्रॉम दीज डाटा रिस्पॉन्सेज। इनको यूज करना सीखें बेटे, डू नॉट लीव थिंग्स टू इमेजिनेशन, जो लिखा हुआ है उसको यूज करें। तो लेट्स नाउ गो टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अमूमन टोटली फ्रॉम द डेटा होता है, इवन इकोनॉमिस्ट भी सॉल्व नहीं कर सकता विदाउट दैट डेटा। फिर पार्शली फ्रॉम द डेटा, और फिर कुछ जनरल और कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। पहले चार क्वेश्चन दो दो मार्क के छोटे क्वेश्चन होते हैं। यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, कंपेयर वियतनाम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दो पीरियड्स 2009 एंड 11 विद दैट फ्रॉम 2015 एंड 17। आपने 2009 और 11 के बीच में देखना है बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या हालात हैं, और फिर उसको कंपेयर करना है 2015 एंड 17 के साथ। तो इस वक्त मैं आप पे छोड़ रहा हूं जी, बिटवीन 2009 एंड 11 देखें क्या हालात हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कह रहा है? एनीवन, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं? डेफिसिट, डेफिसिट, एक्सीलेंट, ये आपने सही टर्म यूज की है। अगर आप लोग बोलते हैं नेगेटिव, कोई मार्क नहीं था। सो पहली बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज वाज, कंपेयर मींस डिफरेंसेस निकालो, वाज डेफिसिट ड्यूरिंग 2009 एंड 11। अब कोई और बच्चा बताए 15 एंड 17, कोई बच्ची बताओ बिटवीन 15 एंड 17 क्या हो रहा है ट्रेड बैलेंस को? हानिया किरमानी, 15 एंड 17 क्या हो रहा है ट्रेड बैलेंस को? इससे हमारी प्रोडक्टिविटी रुकती है। हानिया गलत है तो बोल दो। जी बोले बोले, सरप्लस है। सो पहला मार्क, इट वाज डेफिसिट बिटवीन 9 एंड 11, whereas it was surplus between 15 and 17. Clear?
अब दूसरा मार्क हम कैसे लेंगे, जरा ट्रेंड देखें। नो नो नो, इट्स अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली। सो देखें दूसरा मार्क कैसे लेंगे, डेफिसिट कैसे बिहेव कर रहा है बिटवीन 9 and 11, डेफिसिट कैसे बिहेव कर रहा है उसको देखें, और बिटवीन 15 and 17 सरप्लस कैसे बिहेव कर रहा है उसको देखें। तो ये दूसरा मार्क आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, डेफिसिट इज रिड्यूसिंग। और सरप्लस क्या कर रहा है बिटवीन 15 and 17? शाबाश, बोले बोले शाबाश। इंक्रीज हो रहा है। एक और कमेंट भी कर देते हैं, कौन सा स्टेबल है, क्या डेफिसिट स्टेबल है ज्यादा या सरप्लस ज्यादा स्टेबल है? एक बार मैं एक बच्चे को एंटर कर दूं, ये बच्चे लेट आ रहे हैं थोड़े से, चलें एटलीस्ट अटेंडेंस अच्छी हो रही है। यस, डेफिसिट्स वर मोर स्टेबल एंड सरप्लसेस वर लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट्स, इनमें से हर का आपको एक एक मार्क मिल जाएगा। डेफिसिट बिटवीन 9 and 11, सरप्लस बिटवीन 15 and 17, पहला कंपैरिजन। Deficit reduced during 9 and 11, surplus increased during 15 and 17, दूसरा मार्क। और तीसरा मार्क, जस्ट इन केस आपने कुछ मिस किया, deficits were more stable and surplus are little bit unstable। देखो ना 33 पे भी गया है, 128 पे तो जरा 140 पे तो काफी फर्क है। ये हो गया जी 2 मार्क्स। यस यस यस। हाँ लेकिन देखो 88, 77, 14 इतने बड़े जंप नहीं है। इधर देखो जंप 33, 128, कितना बड़ा। आई पर्सनली थिंक डेफिसिट आर मोर स्टेबल, मोर प्रिडिक्टेबल, लेकिन यही पिक करना होता है बेटे। इट्स वेरी नोटवर्दी। एनीवेज लेट्स मूव। 77 से कहाँ किए, 177 से 114। अगर परसेंटेज वाइज देखो तो जो चेंज 33 to 115 है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू 77 to 114। वी कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट बट आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। हाँ, एक ट्रेंड नजर आ रहा है। लेट्स मूव ऑन। बी पार्ट 1। अब एक और बच्चा आ रहा है और ये हैं अब्दुल्ला अहमद। अब्दुल्ला भाई, आपके लिए क्लासेस शॉर्ट की हैं और आप लेट आ रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। Yeah, sorry. Next, GB part 1. Explain the relationship you would expect between the annual change in the balance of trade in goods and services and the annual change in real GDP growth. Surprise me, कोई नया बच्चा बोलो, क्या आपका ख्याल है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का जो बैलेंस है उसका जीडीपी के साथ क्या रिलेशनशिप है? यानी अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो रहा है तो जीडीपी क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है तो जीडीपी क्या होना चाहिए? एनीवन? It's an easy question. Very good. There is a positive relationship expected. सरप्लस अगर बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ेगा। रीजन क्या है, दूसरा मार्क लें, क्यों जब बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस होता है तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है? वेरी गुड। चले मान लेते हैं ये चीज, ये किसने बोला है, शरियार ने बोला है। इंजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एग्रीगेट डिमांड का चौथा हिस्सा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा तो एग्रीगेट डिमांड यानी जीडीपी बढ़ेगा। ये आपके 2 मार्क्स हो गए। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप इज एक्सपेक्टेड व्हेन बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज गोज इनटू सरप्लस, जीडीपी ग्रोथ रेट शुड राइज बिकॉज exports is a part of aggregate demand which is GDP। so whenever exports का इंजेक्शन आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन, जीडीपी ग्रो करना चाहिए। ठीक है जी, ये एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है जी। बेटे कोई क्वेश्चन है, पूछें। ओके, नाउ बी का पार्ट 2, ये थोड़ा ट्रिकी होता है और इसमें मैं आपको हमेशा बोलूंगा, कॉल इट आउट एज यू सी इट। डोंट ट्राई टू मेक कि भाई ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होना ही चाहिए। रियलिटी में नहीं जरूरी कि पॉजिटिव हो। आपने डेटा देखना है और बताना है कि क्या ये ऑब्वियसली रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है कि अनसर्टन है, उसका एक मार्क मिलेगा। फिर कुछ फिगर्स पकड़िए, कहाँ पे प्रूव हो रहा है कि जहां बैलेंस ऑफ ट्रेड
सरप्लस में जा रहा है, वहां जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, कहाँ नहीं प्रूव हो रहा, दो तीन फिगर्स ढूंढ के मुझे दें। अब देखते हैं क्वेश्चन को फिर भी देखें कि नॉर्मली क्या रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कहाँ कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नहीं, क्या रिलेशनशिप ऑब्वियस है। हिंट, पिक अप द हाईएस्ट फिगर, जहां पे हाईएस्ट डेफिसिट है या हाईएस्ट सरप्लस है, कॉरेस्पॉन्ड कराओ, क्या वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट लोएस्ट एंड हाईएस्ट है, पहले ये देखिए। यस, 2009 में वो एक एनॉमली है। 2009 में बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगेस्ट डेफिसिट है और जीडीपी ग्रोथ रेट लोएस्ट नहीं है, उससे लोअर 2012 में है, तो यहां पे अनसर्टेनिटी आ रही है। 2017 अलबत्ता सरप्लस मैक्सिमम है और ग्रोथ रेट भी हाईएस्ट है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इस सारे डेटा को जरा 10-15 सेकंड देखो। आप उसकी बात कर सकते हो लेकिन उसको इंक्लूड ही ना करो जिसके फिगर्स नहीं है, जिस पे फिगर्स हैं वी डोंट नो, सो वी नॉट क्लियर अगेन, ठीक है। जी बेटे, मुझे अब बताएं जनरल क्या रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है कि नहीं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी लेट दिस किड एंटर। ओ माय गॉड, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, वाओ। ओके, एनीवेज जी बताएं बच्चों, क्या रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है पॉजिटिव या नहीं। नो, तो आपने क्या बोलना है, द रिलेशनशिप सीम्स अनक्लियर, इट इज नॉट ऑब्वियस, देर आर सम सपोर्टिंग फिगर्स like the highest balance of trade surplus in 2017 is corresponding with highest real GDP growth of 6.8%. However, the highest deficit is not the lowest GDP growth rate in 2009. 2012 is a further anomaly because it has a large balance of trade deficit of plus 113,697, but GDP growth rate is the lowest. जी बेटे स्टीना, बोले कौन से फैक्टर्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बिल्ड इट अप टू, क्या फैक्टर्स होते हैं। बताएं बताएं, वही रीजन पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट अदर रीजंस। वेरी राइट, वेरी राइट, कि इन्होंने कहा कि जी नेट एक्सपोर्ट्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में एक टाइम लैग्स भी होते हैं, अभी सरप्लस हुए, जीडीपी ग्रोथ पे आने में साल 1.5 साल लगेगा, ठीक है। यस, तो इसलिए क्लियर डेटा नहीं है, ऑब्वियस रिलेशनशिप नहीं है। सो हमने एक मार्क स्कोर करना है, देयर इज नो ऑब्वियस क्लियर सर्टिफाइबल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। जनरली कुछ पॉजिटिव सपोर्टिंग फिगर्स हैं, 2017 में हाईएस्ट सरप्लस, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, 2009 में ये प्रूव नहीं हो रहा, लोएस्ट सरप्लस डेफिसिट था, हाईएस्ट था, ग्रोथ रेट लोएस्ट नहीं था। 12 इज अनदर एनॉमली, सो इसलिए क्लियर कट रिलेशनशिप नहीं प्रूव कर सकते, ऑब्वियस रिलेशनशिप नहीं है। खुल के लिखें बेटे, 2 मार्क्स हैं लेकिन खुल के लिखें। ये हो गया जी 8 मार्क्स। अब इन माय ओपिनियन स्मार्ट स्टूडेंट शुड गेट अराउंड 6 मार्क्स एटलीस्ट, और इवन वीक स्टूडेंट शुड गेट 4-3, क्योंकि ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, राइट। सो दैट्स 8 मार्क्स डन। अब लंबे क्वेश्चंस पे आते हैं, और इनमें अब आप लोग मुझे पहले आइडेंटिफाई कराओगे कि ये जनरल है, टोटली फ्रॉम द डेटा है या पार्शली फ्रॉम द डेटा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन पार्ट डी। सॉरी, क्वेश्चन मिस कर गया हूं, सॉरी। ये हाँ, सी वाला तो सब बच्चे 2 में से 2 लेंगे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, एक्सप्लेन वन सप्लाई साइड रीजन व्हाई वियतनाम हैज एक्सपीरियंस्ड स्पेक्टेक्युलर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम जा रहे हैं जी, डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसने साफ साफ बताया है 2-3 सप्लाई साइड पॉलिसीज, तसल्ली से ढूंढे। Explain one supply side policy that might be responsible for so-called spectacular economic growth. अब अच्छा बच्चा सोचो, सप्लाई साइड पॉलिसीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है,
स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया? माई माइक इज म्यूटेड, ओके, आई चेक। आई डिडंट bit it's just I think when I sorry I didn't realize my mic is muted। तो फलक साहब आ रहे हैं, ठीक है। फलक भाई टाइम पे आया करें, आई नो यू डूइंग रोजे एंड तरावियां, गुड बॉय, लेकिन जरा टाइम पे। जी, अब देखें कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसीज, मुझे तीन नजर आई हैं, आप कोई एक भी बता दें और सप्लाई साइड पॉलिसीज को डिफाइन कर दें कैसे। फ्री ट्रेड, ट्रेड लिबरलाइजेशन, इससे शहीर कैसे सप्लाई साइड बढ़ेगी, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी? वन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है। शहीर बताइए, आपने ट्रेड लिबरलाइजेशन चूज की है, उससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है? वेरी वेरी वेग पॉइंट, वेग पॉइंट, वेग पॉइंट। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये कुछ बेहतर है। बेटे टैरिफ हटेंगे इंपोर्ट से, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होंगे। हाँ, टैरिफ हटेंगे इंपोर्ट से, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, एग्रीगेट सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मल्टीनेशनल ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके अलावा जी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अब बाहर वाले कंट्रीज आप एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी। ये दो बच्चों को मैं एंटर कर दूं जी, सॉरी, मियां अहमद एंड मोइज। मोइज, मियां अहमद, बेटे टाइम पे आए अपने फायदे के लिए भी और मेरी क्लास की प्रोडक्टिविटी के लिए भी। तो दो सप्लाई साइड पॉलिसीज और भी हैं, ढूंढे जरा। ओके, कोई बात नहीं। यस, स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, के एस से नॉलेज स्किल्स एबिलिटी बढ़ेगी, वर्कर्स अच्छे हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, फिजिकल कैपिटल, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, उससे भी कॉस्ट कम, प्रोडक्शन की, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा। इजी टू मार्क्स, अगर आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के चार पांच लाइंस लिख दो। अब आठ में से आई वुड से वीकर स्टूडेंट शुड एम फॉर फाइव, 4 to 5, गुड स्टूडेंट 6 to 7, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान आ गया था। डी पार्ट जी, अब मुझे बताएं, पहले नंबर पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई गिव यू 10-15 seconds टू पॉन्डर कि क्या ये जनरल है, टोटली फ्रॉम द डेटा है या पार्शली फ्रॉम द डेटा है। Again, someone is coming at an odd time, as long as they keep coming. हाँ, देखते हैं, अभी देखते हैं। They do, देखो इसको अच्छी तरह। Another kid is coming जी, just let them join। शाहवली, अस्सलाम वालेकुम मिकाइल, शाहवली, गुड टू हैव यू इन द क्लास। जरा टाइम पे थोड़ा सा आए मेरे बेटे। अब देखें, डी पार्ट, assess the likely macroeconomic effects of pressure on exchange rate of Vietnamese dong arising from Vietnam's increased exports। Ponder over the question for a minute। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उससे पहला क्वेश्चन आंसर करो, एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा। 1 मार्क है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में सुनना चाह रहा हूँ। शहीर वगैरह के अलावा कोई नया बच्चा मुझे बताए। जी, बोले 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 अनस, बोले बोले अनस। शाबाश भाई, क्यों अप्रिशिएट होगा? ये चीज यही सुनना चाह रहा था। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल गए हो। व्हेन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, फॉरेनर्स विल बाय मोर ऑफ वियतनामीज डोंग, डिमांड कर्व फॉर डोंग विल शिफ्ट टू द राइट, एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज। अब एक्सचेंज रेट के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल्ड एक टेबल पढ़ा था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन इफेक्ट। मुझे बताएं इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी, आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सब की बात आप कर सकते हैं। जी, अब मुझे बताएं, करेंसी अप्रिशिएट हुई है, पहला सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके करंट अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा? करेंसी अप्रिशिएट हुई है जी बेटे, बोले बोले।
फिर एक मिनट रुक जाओ, कोई नया बच्चा बोल रहा था, एक मिनट वेट करें। जी कौन बोल रहा था? हसन आप थे शायद। हम्म। ये फहद अब्दुल्ला होंगे पक से। फहद आप हैं? आपने ये 3 बार मुझसे क्वेश्चन पूछा है और हर दफा मैंने समझाया है कि करेंसी को चावल समझो, आलू समझो। दुनिया की हर चीज जिसकी डिमांड बढ़ती है उसका रेट बढ़ता है। करेंसी भी एक प्रोडक्ट है। अगर एक्सपोर्ट्स उन्होंने ज्यादा खरीदनी है वियतनाम से, तो वियतनाम के डोंग को ज्यादा खरीदेंगे ना, उसका डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा ना। आप बात करते हो एप्रिसिएशन के रिजल्ट में क्वांटिटी डिमांडेड कर्व पे होती है जो कम, उससे कभी भी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता बेटे। ये क्लियर कर लो, बीसीबी के सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है। आई डोंट नो व्हाई सर नबील डिड नॉट क्लैरिफाई इट कि भाई एक चीज है प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होना, दूसरा है डिमांड बायर बढ़ने से क्या असर पड़ेगा प्रोडक्ट की प्राइस पे, करेंसी की प्राइस पे। फहद एक बार सुन लो, अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल ज्यादा बिकती हैं, मुझे बताओ हमारा रूपी क्या होगा? लॉजिक से सोच के बताओ। लोग टेक्सटाइल्स पाकिस्तान से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो डॉलर किस करेंसी में कन्वर्ट होगा टू बाय पाकिस्तानी गुड्स? हमारी टेक्सटाइल ज्यादा खरीद रहे हैं, हमारी टी शर्ट्स, पैंट्स, लेदर जैकेट ज्यादा खरीद रहे हैं अमेरिकन। इसकी क्या ज्यादा बोले? बेटे बेटे फहद को कंप्लीट करने दें प्लीज। एक मिनट बाकी चुप हो जाए, फहद का कॉन्सेप्ट यहाँ वीक है। रुपीस की क्या होगी? रुपीस की डिमांड बढ़ेगी। अब जिस प्रोडक्ट का भी डिमांड कर्व शिफ्ट होता है रेट बढ़ता है कि नहीं? शॉर्टेज क्रिएट होती है, रेट ऊपर जाता है ना। करेंसी के साथ भी वही होगा। तो अब रूपी यानी इसका डोंग वियतनाम का अप्रिशिएट होगा। डाटा में कुछ नहीं है कि अप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होता है। सो आई टेक सम नेगेटिव्स फर्स्ट। मुझे बताएं करंट अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा, फहद आप ही बोलें। जब वियतनाम का डोंग ऊपर जाएगा। वेटिंग फॉर यू। आपका कॉन्सेप्ट बहुत वीक है यहाँ पे। कोई और बच्चा बोले जी। जब करेंसी नहीं मेरा बेटा, क्या कर रहे हैं आप लोग? शहीर आप बोले। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल आंसर। जैसे उन्होंने प्लास्टिक की बात की है कि बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस अब चुप कर जाओ, बहुत सही बोल रहे हो। फहद जरा ध्यान से सुने। करेंसी ऊपर गई। हाँ, करेंसी ऊपर गई, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड गिरी। अगर डिमांड इलास्टिक थी, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आना कम हुआ। इंपोर्ट सस्ती लगी, हमने ज्यादा खरीदी। ठीक है। रूपी की उसके रिजल्ट में हमारे मुल्क से पैसा बाहर ज्यादा गया। एक्स माइनस एम करंट अकाउंट का ट्रेड सेक्शन डेफिसिट में जाएगा। अब इसका इकोनॉमिक बताएं, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? एनीवन जी, अनएम्प्लॉयमेंट विल, अनएम्प्लॉयमेंट विल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। आपकी एक्सपोर्ट्स कम बिक रही हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। बेटे अप्रिशिएट हुई है करेंसी। दोबारा वापस चलते हैं, सब बच्चों ने मिक्सअप कर दिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और ये जब मैंने एलजीएस का पेपर चेक किया था, यही कुदरती आया था डाटा रिस्पांस, और बहुत ही बुरे आंसर्स थे। बच्चों ने करेंसी को नहीं, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स का इफेक्ट वो कॉज है। अब करेंसी ऊपर गई, डोंग वालेकुम सलाम। करेंसी ऊपर गई, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई। अगर डिमांड इलास्टिक थी, रेवेन्यू आना कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। इंपोर्ट सस्ती लगी, हमने ज्यादा खरीदी, लोकल गुड्स की डिमांड गिरी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब मुझे बताएं एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी क्या इफेक्ट आएगा? समवन अदर देन शहीर। एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी।
लाइबा, दिया, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, कुछ जवाब दो यहाँ पे। ईशल, अरे यार गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, बोल दें, सही हो जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत साफ है बेटे। करेंसी अप्रिशिएट हुई है, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं, उनकी डिमांड गिरी है। हमारा जो अपना मुल्क में इनफ्लोज कम आई हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट पे असर बताएं, एग्रीगेट डिमांड पे, जीडीपी पे असर बताएं। शाबाश हानिया। एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, जीडीपी विल फॉल, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है बिकॉज वियतनाम की इकोनॉमी 90% एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट थी, बहुत ही ज्यादा ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, नुकसान आया। अब कुछ फायदे देखते हैं। करेंसी अप्रिशिएट हुई है, फहद आप बताइएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की प्राइस सोचो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? यही इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन। जी बेटे। वेट 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 शहीर वेट। हाँ, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। शाबाश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स महंगी, उनकी डिमांड कम, इंपोर्ट सस्ती, उनकी डिमांड ज्यादा, एक्स माइनस एम गिरा। नो, कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। बच्चों आप लोग आसान से क्वेश्चन को इंतहाई कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। नाउ प्लीज लिसन टू द होल आंसर एंड गेट द आइडिया। स्किल्स एक्सरसाइजेस में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कल हमने किया है। देखो, increased exports of Vietnam will result in pressure on exchange rate to rise. Dong will appreciate it because foreigners will buy more exports and more dong. As a result, their exports will become expensive. If demand was elastic, export revenue will fall, imports will become cheaper, their demand will rise, x minus m part of aggregate demand will fall. अब aggregate demand गिरी है, unemployment will rise, GDP will fall, downward multiplier. उसके बाद because of appreciation, imported raw materials will become cheap, cost push inflation will decrease. Because aggregate demand has fallen, x minus m गिरा था, demand pull inflation will decrease. ये फायदे आ रहे हैं। अब बेटे कंक्लूजन, क्या अप्रिसिएशन अच्छी बात है या बुरी है? कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन का हमने कुछ पढ़ा है ऐसा कोई इफेक्ट या कंडीशन? शाबाश समीर, शाबाश सहीर, बोले बोले बोले। एक बच्चा बोले। ये बाद में आएंगे, वापस आएंगे, वेरी गुड, दिस इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अभी फिलहाल बात करो, इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वाज inelastic as it happens to be in short run due to signed contracts, वक्ती तौर पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, ठीक है। However, in the long run, when contracts expire, martial earner condition is met, then the economy will suffer from a deficit. आखिरी बात जी, deficit will ultimately lead to reduction in currency value and then the current account will go back into surplus. समझ आ गया बेटे? ये आपका टोटल 6 मार्क्स का स्केच था, पूरा आंसर था। अब मुझे बताएं, एक बार फिर कर दूं अगर कोई कंफ्यूजन चल रही है। वन क्विक रन थ्रू जी। एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुई है, आंसर माय क्वेश्चंस। अश्लीना आप बताओगे ऊंची आवाज में ताकि सब सुने। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू वियतनाम्स डोंग? It will appreciate. Appreciated dong will result in exports becoming expensive and their demand will fall. As a result, if demand was elastic, export revenue will reduce. Imports will become cheaper, their demand will increase. Balance of trade will go into deficit. Balance of payment नहीं बोलना बेटे, बहुत बड़ा अकाउंट है। Even current account भी नहीं बोलना, balance of trade will go into deficit. Aggregate demand will fall.
This will rise in unemployment, GDP will fall, economic growth will stall, the economy will go into a downward multiplier. समझ आ गया सबको? उसके बाद मेरे बच्चों आप आ जाओगे कुछ बेनिफिट्स पे. However, appreciated exchange rate will result in reduced prices of imported raw materials. As a result, cost push inflation in Vietnam will fall. फिर जी, aggregate demand had fallen, so demand pull inflation will fall. ठीक है. The net effect will depend on PED for exports and imports. In short run, demand tends to be inelastic due to signed contracts. In short run, current account balance of trade will go into surplus, but in long run, it will go into deficit. However, ultimately, deficit will reduce the value of currency and it will lead to a surplus at the end. जी श्रीराम. बिल्कुल राइज होगी. ठीक है. दोनों इन्फ्लेशन, लेकिन डिमांड पुल कम हो रही तो अनसर्टन हो जाएगा. एग्रीगेट डिमांड के राइट जी. सबको समझ आ गया बच्चों? कोई रन थ्रू नहीं चाहिए इस क्वेश्चन पे? राइट जी. आखिरी क्वेश्चन. अब अगेन जज करो. Assess whether Vietnam's economic miracle is likely to persist over the next few years. Persist means continue. क्या वियतनाम का इकोनॉमिक मिरेकल असेस है? डिस्कस करो दोनों साइड्स. हाँ, मार्क्स की मैं पिछले में बताना भूल गया था. टू फॉर वाई मिरेकल विल परसिस्ट, टू फॉर वाई मिरेकल विल नॉट परसिस्ट. इवैल्यूएशन, विच फैक्टर्स विल डिटरमिन वेदर और नॉट द मिरेकल विल परसिस्ट. तो अब मुझे बताएं, क्या ये डेटा से हमें हेल्प लेने की जरूरत है या जनरल क्वेश्चन है? इट्स जनरल एंड डेटा बहुत चाहिए, डेटा बहुत चाहिए. तो सबसे पहले बेटे डेटा पे देखो. मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, नेगेटिव से. क्यों मिरेकल परसिस्ट नहीं करेगा? लास्ट पैराग्राफ पे जरा गौर करें. बिल्कुल. उन्होंने बोला जी 90% एक्सपोर्ट्स हैं जीडीपी, तो जीडीपी पूरा क्लैप्स करेगा जब एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी. बहुत अच्छे. और बेटे और बताएं, वियतनाम क्यों रिस्क में है? यूएस ने जो टैरिफ लगा दिए, उनका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है. बहुत अच्छे. यस. उनकी एक्सपोर्ट्स पे अगर यूएस ने टैरिफ लगा दी, इनको बहुत नुकसान होने वाला है. साथ में अगर दुनिया में कोई और आया भी था, कोविड-19 जैसा कोई रिसेशन आया, तो वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बहुत गिरेंगी. बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो गए इंटरनेशनल ट्रेड पे, तो रिस्क बहुत बढ़ना शुरू हो गया. लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा भी किया कि रिस्क कम हो जाएगा. क्यों ये रिस्क कम हो जाएगा? क्यों मिरेकल परसिस्ट करेगा? ट्रेड रियलाइजेशन, वो अमेरिका वगैरह पे इतने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. उनके पास और मार्केट्स हैं, आसियान, टीपीपी. जी. उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग करवाई है वर्कर्स को, हेल्थ केयर अच्छी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, पॉपुलेशन ग्रो की है, उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का चांस है. तो दो दो मार्क्स हमने दोनों. लेबर सप्लाई बढ़ेगी, दो दो मार्क्स हमने कर लिया कि उन्होंने अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बहुत ही स्ट्रांग किया हुआ है. अब evaluation where kids lose marks, 2 marks. It will depend on whether America actually follows through on the threat of tariffs. Then the miracle may not persist. It will depend on how population growth continues. Then the miracle will continue. It will depend on how effective these supply side policies the miracle will continue. It will depend on many internal and external factors. International market के हालात, global downturns depend करवाएंगे कि miracle continue होगा कि नहीं. To conclude, मुझे लगता है वियतनाम ने जितनी अच्छी पॉलिसीज कर दी हैं, इनका miracle continue करेगा. चाइना और अमेरिका ट्रेड तो पहले बोल दिया था हमने. ठीक है, समझ आ गया बच्चों? Any more rundown required? जी जी बेटे. नहीं, चाइना इनसे इंपोर्ट नहीं करता बेटे, ये उसका सब्सटीट्यूट्स हैं. आप फॉलो कर रहे हो? ये उसका सेकंड हैंड किस्म का सब्सटीट्यूट है. अमेरिका उनसे ले रहा है. राइट. अच्छा जी. सो डन. हमने डाटा रिस्पॉन्स कर लिया. वेरी वेल. अब तसल्ली से माय रिक्वेस्ट, जो पेपर मैं करवाऊं उसके साथ मैं आपको मार्क्स स्कीम भी शेयर कर दिया करूंगा.
और इसका तो पूरा सोल्यूशन है। स्पेसिमेन पेपर का उन्होंने हमें सोल्यूशन भेजा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा। इसमें बहुत डिटेल्ड आंसर्स हैं। अगर एक दो बार इसको पढ़ लो, ये देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितने अच्छे डिटेल्ड आंसर्स, एग्जामिनर रिपोर्ट साथ में कि कहाँ बच्चे ने 1 मार्क की लूज किया इस पूरे डाटा रिस्पॉन्स। बच्चा नहीं था, इकोनॉमिस्ट जिसने लिखा है, तो पूरा स्कोर उन्होंने करके बताया कहाँ मार्क की 5, क्योंकि कंक्लूजन नहीं दिया जो हमने एंड पे दिया। ये चीज आपका टोटल स्कोर बनाएगी। डू गो थ्रू इट। अब बेटे एक क्वेश्चन करते हैं माइक्रो का। ये मैं आपको बिफोर मिड्स करवा चुका था, सेक्टर सेक्शन बी का आपके क्वेश्चन बैंक में शामिल था। एन इकोनॉमी कंसिस्ट जस्ट contains just two sectors, an agricultural sector and an industrial sector. With the help of a diagram, explain how a PPC curve can be used to show the opportunity cost, 6 marks यहाँ पे, and consider whether opportunity cost is likely to remain constant if resources are reallocated from the agricultural sector to industrial sector. ये सिर्फ 2 मार्क्स हैं। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, नॉलेज के 3, एनालिसिस के 3, इवैल्यूएशन के 2। 3 नॉलेज के कहाँ मिलेंगे? जब आप पीपीसी ड्रॉ कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, सही लेबल करोगे। अक्सर बच्चे प्राइस क्वांटिटी लेबल करके इस पूरे क्वेश्चन में 0 मार्क्स स्कोर करेंगे। Many a times I've seen 50% of the answers, wait on us, 50% of the answers saying price and quantity. PPC has just two goods का लेबल। अब हाँ, जैसे भी इन्होंने बोला, इस केस में आप गुड वाई गुड एक्स लिखोगे तब भी कोई मार्क नहीं है, क्योंकि उसने आपको 2 गुड्स बता दी हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल। तो वाई एक्सिस पे एग्रीकल्चर लिखो, एक्स एक्सिस पे इंडस्ट्रियल लिखो, 3 पॉइंट्स लगाओ। पहला, ए टू बी पीपीसी पे मूव करो, कुछ एग्रीकल्चर गुड्स कम बनेंगी, फिर बी से सी पे मूव करोगे और ज्यादा छोड़नी पड़ेंगी, ज्यादा तादाद में। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज ड्यू टू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्ड लाजमी बोलना है। इन ऑर्डर टू मेक इंडस्ट्रियल गुड्स मोर, इकोनॉमी इज foregoing, giving up some agricultural goods, which is the opportunity cost, the next best alternative foregone. ये करने के बाद फिर मुझे बताएं कि अगर हम जमीनों पे फैक्ट्रियां लगाए जाते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी एग्रीकल्चरल गुड्स की, या बढ़ती जाएगी? रियलिटी बताएं मुझे। हाउ कम यू गाइस आर ब्लैंक? ये बढ़ेगी। आपने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आउटवर्ड बाउइंग पीपीसी लगाना है और एक्सप्लेन करना है कि शुरू में फैक्ट्रीज लगाई गई नॉन फर्टाइल लैंड्स पे, बाद में लगाई गई फर्टाइल लैंड्स पे। सो एवरी टाइम मोर इंडस्ट्रियल गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, a greater amount of agricultural goods was given up because resources are not homogeneous. When we reallocate resources, workers need training. Land कुछ fertile है, कुछ infertile है। शुरू में infertile land पे लगाया था, अब जब redeploy किया है, fertile lands भी प्रोडक्शन के लिए यूज होंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो एग्रीकल्चरल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बच्चों समझ आ गया? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अब जरा चले एंड पे। हाँ जी, बोले 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 बोले। इवैल्यूएशन यही थी ना कि जब हम रीडिप्लॉय करते हैं रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। उसने कहा था कंसीडर वेदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। हर दफा फॉर एवरी एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल गुड्स विल हैव टू गिव अप मोर एंड मोर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, क्योंकि अब अच्छी जमीनें, फर्टाइल लैंड्स भी फैक्ट्रियां बनाने में इस्तेमाल होंगी। गॉट इट बच्चे? अब हम खत्म करते हैं क्लास को। मैंने 45 मिनट्स का वादा किया था। मार्क स्कीम जल्दी से। वाई पे एग्रीकल्चर लिखो, एक्स पे लिखो इंडस्ट्रियल और मूव करते जाओ। मेरे पास इस वक्त वो पेन वाली फैसिलिटी नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में बना के दिखा दूंगा। अब जरा जल्दी से इसकी जरा हम मार्क स्कीम देखते हैं कि हमने किस हद तक सही स्कोर किया। टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं। पहला पार्ट ए, between 9 and 11 the balance of trade was in deficit, from 15 to 17 there was an increasing surplus, 1 mark. Deficit increased decreased over time, surpluses were less stable, surpluses बढ़े हैं लेकिन less stable, दूसरा मार्क।
अब देखो गाइडेंस में ये गलती नहीं करनी, करेक्ट टर्मिनोलॉजी, डेफिसिट सरप्लस, क्लियर कंपैरिजन, पहले डेफिसिट है फिर सरप्लस है, डेफिसिट गिर रहा है सरप्लस बढ़ रहा है, 2 मार्क्स, सरप्लस अनस्टेबल है डेफिसिट स्टेबल है, तीसरा मार्क, लेकिन मिलेंगे 2 ही। ठीक है। अब जी, explain the relationship you would expect between annual change in balance of trade in goods and services and the annual change in real GDP. Positive relationship expected है क्योंकि exports are part of aggregate demand, so rising exports lead to faster economic growth. फिर जी, relationship is not very obvious in the table. Some evidence है कि highest growth rates produce the largest surplus. Time lag भी है, तो any such comments will give you 2 marks. हमने तो बहुत ज़्यादा बात की थी। सप्लाई साइड पॉलिसी आपने पिक करनी है, इसने भी वही बोली है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और उससे कैसे हमारा इंक्रीज करेगी आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, स्किल्स बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम। डी पार्ट में क्या प्रेशर क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन दैट इंक्रीज इन वियतनाम एक्सपोर्ट्स विल लीड टू ए राइज इन द वैल्यू ऑफ डोंग, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स विल राइज, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स विल फॉल, 2 मार्क्स यही मिल गए। एनालिसिस ऑफ लाइकली इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग डोंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन हमने सब किया। उसके बाद इवैल्यूएशन में रेलिवेंट इवैल्यूएशन विच वेज अप द फैक्टर्स ऑन बोथ साइड्स, पीईडी की बात करें, शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात करें, और फिर एक कंक्लूजन दें कि शॉर्ट रन में ये इनको नुकसान होगा क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है, फायदा होगा क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है, सरप्लस बढ़ेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का, लॉन्ग रन में नुकसान होगा। मिरेकल कंटिन्यू होगा कि नहीं, रीजंस व्हाई मिरेकल इज लाइकली टू परसिस्ट, ongoing dispute between US and China, rising GDP per head in Vietnam, explanation of how the reasons lead to further economic growth such as boost to aggregate demand due to increased exports, increased consumption, हमने सब किया था। Reasons why miracle may not persist, US may impose tariff, world economy may suffer something like COVID, ठीक है जी। Relevant evaluations such as Vietnam's heavy dependence on exports is a risk, world recession could stop the miracle, multinationals अगर आई हुई है वो छोड़ के जा सकती हैं, any such reasons will get you the marks। पीपीसी जल्दी से 332, नॉलेज के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपीसी शोन थ्रू एन एक्यूरेट डायग्राम, करेक्टली लेबल्ड एक्सेस, एग्रीकल्चर ऑन वन एक्सेस, इंडस्ट्रियल ऑन द अदर, डिफाइंस आउटवर्ड बेंडिंग पीपीसी, डिफाइंस और डेमोन्स्ट्रेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताओ कि 10 और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स बनाई हैं तो 20 एग्रीकल्चर छोड़ी हैं, फिर वो बढ़ती जा रही है। uses the PPC to explain ये एनालिसिस है that a movement along the curve involves a reallocation of resources. As resources are shifted between the two types of products, opportunity cost आती है, measures a sacrifice of agricultural products as more industrial products are produced. Resources least suitable to agriculture will be reallocated first, so low opportunity cost. And then opportunity cost will rise as we'll keep using more fertile lands. ये आपका evaluation। सब बच्चों को समझ आ गया जी? तो मैं क्लास बंद कर दूँ। Just a moment. जी, that's it. I'm closing the class and recording यहाँ पे मैं